दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त और आज की हम देखेंगे पीआईबी न्यूज एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। जो पीआईबी में सबसे पहले न्यूज हाईलाइट थी, नीति आयोग के द्वारा जो डसाल्ट सिस्टम है फ्रांस का, उसके साथ मिलकर नीति आयोग के अंतर्गत एक मिशन चल रहा है जिसका नाम दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन है। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाती है और इनोवेशन को प्रोत्साहन दिया जाता है। नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ के माध्यम से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया जाता है। तो जो अटल इनोवेशन मिशन, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि अटल इनोवेशन मिशन किसका है? तो ये नीति आयोग का है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, अब वो जो आपको हम बताने जा रहे हैं, इसी का जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया दोस्तों, इसका नाम रखा गया स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। हिंदी में बोले तो इसे छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम 3.0। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 पूछा जाए किसके साथ, किसके सहयोग से शुरू किया गया, तो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन और फ्रांस का डसाल्ट सिस्टम, इन दोनों लोगों ने आपस में मिलकर के स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 को शुरू किया गया है। अब इसका हम बात करें, इसमें क्या किया जाएगा, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत डिजाइन किया गया है टू पुश स्कूल स्टूडेंट, यानी जो स्कूल के छात्र हैं उनको लगाया जाए टू बिकम फ्यूचर इनोवेटर्स, ताकि वे भविष्य के इनोवेटर बन सके एंड एंटरप्रेन्योर्स, भविष्य के इनोवेटर व एंटरप्रेन्योर्स बन सके। इसी को सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसका नाम रखा गया है दोस्तों क्या, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0। इसका मतलब हुआ ये तीसरी सीरीज का है, थर्ड सीरीज लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत जो यंग इनोवेटर्स हैं उनको अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत उनके आइडियाज़ को, उनके थॉट्स को एज ए साइंटिफिक मैनर में ढालने की कोशिश की जाएगी और इनोवेशन व एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा। अब बात करें तो आपको ये कुछ और समझ में आ रहा होगा कि जो इसकी थीम रखी गई है, तो यहाँ लिखा भी है कि जो थीम है SEP 3.0 का, ए मेड इन 3D, 3D का मतलब होता 3 डायमेंशनल, यानी 3D, मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम पर आधारित है। तो प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0, ये किसके लिए है, लक्ष्य उद्देश्य पूछे तो यह यंग जो इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हैं, यंग इनोवेटर्स व एंटरप्रेन्योरशिप को सुनिश्चित करने के लिए, को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। और इसमें 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक है नीति आयोग का कौन सा, अटल इनोवेशन मिशन, और दूसरा डसाल्ट सिस्टम जो कि फ्रांस का है। अब यहाँ नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। योजना आयोग के स्थान पर लाया गया किसको, नीति आयोग को। और नीति आयोग की फुल फॉर्म होती नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अगर पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो PM होता है वो क्या होता, अध्यक्ष इसमें होते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ भारत का मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप चल रही थी, इसी को क्या नाम दिया गया, यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, जो कहाँ हुई है, तो ये वरोक्ला, ये अपने आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, वरोक्ला पोलैंड,
वरोक्रा पोलैंड में इसका आयोजन 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 2021 के बीच हुआ और इंडिया अब तक के यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में सर्वाधिक मेडल प्राप्त किए हैं, जिनकी संख्या है 15। 15 में अगर बात करें तो इसमें कितने हैं, 8 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं, तो 10 हो गए, और 5 जो हैं कांस्य मेडल हैं। कांस्य मेडल हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अभी तक जितने भी हुए हैं सर्वाधिक इसी जो पोलैंड में आर्चरी चैंपियनशिप चल रही थी उसमें भारत के द्वारा प्राप्त किया गया। अब इसमें कुछ फैक्ट फिगर इम्पॉर्टेंट है। दीपिका कुमारी के बाद कोमालिका बारी ये सेकंड इंडियन बनी हैं जो जूनियर कैडेट व जूनियर रेस्क्यू वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। क्वेश्चन पूछेगा कि दीपिका कुमारी के बाद सेकंड भारतीय कौन है जो दोनों कैडेट और जूनियर रिकर्व वुमेन वर्ल्ड चैंपियंस टाइटल्स जीता है, तो आंसर आप क्या लगाओगे, कोमालिका बारी के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे न्यूज़ को देखते हैं दोस्तों, और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसकी बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूछने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूज़ ये है कि भारत अगले साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कमेटी में अध्यक्षता करने वाला है। अब उसकी बात कर लेते हैं, उस कमेटी का नाम क्या है। तो यहाँ देखिए, ये नाम आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, नाम है द यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी GGIM ये आपकी है। और GGIM की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसको भारत के द्वारा 2022 में इसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो ये प्रश्न यही उठता है कि आखिरकार इसका आयोजन क्या हर साल होता है। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का आयोजन कितने सालों पर होता है। दूसरा, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन जो होता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन जो कांग्रेस है उसके द्वारा प्रत्येक 4 सालों में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इसमें क्या जाता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जो इसके सदस्य राज्य हैं तथा जो भी जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हुआ कैपेसिटी से संबंधित हितधारक हैं, उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 4 वर्षों में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो हमने कहा ये प्रत्येक 4 सालों में होता है। अब 2022 में इंडिया इसकी अध्यक्षता करने जा रहा, तो 4 साल इसमें कम करोगे तो इसका 2018 में इसका आयोजन हुआ था और 2018 में इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो अगला आयोजन ये पिछला जो हुआ था ये अक्टूबर 2018 में हुआ था, अब अक्टूबर 2022 में होगा और इंडिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और इंडिया के लिए इसलिए भी यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया 2022 में अपनी आज़ादी का 75वां साल मनाने जा रहा है, जिसे वह आज़ादी का अमृत महोत्सव भी घोषित कर रखा है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
जब भी मोदी साहब या किसी राष्ट्र के प्रमुख के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख के द्वारा जब कोई स्टेटमेंट बोला जाता है तो वह एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता। अब इस स्टेटमेंट को ज़रा आप रीड करिए और 2020 का पीसीएस का पेपर उठा के देखिए। मेंस का बता रहे हैं पेपर थर्ड, और थर्ड पेपर में जो स्टेटमेंट लिखा है यही स्टेटमेंट धर के छापा गया था और कहा गया था कि सतत विकास को ध्यान में रखते हुए इस कथन की समीक्षा करिए। स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट ये है, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। केवल इतना स्टेटमेंट दिया गया। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी छूटने ना पाए, कोई भी पीछे छूटने ना पाए। इसका मतलब ये हुआ कि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास या धारणीय विकास की दिशा में दिया गया स्टेटमेंट था, इसको बताना था। तो जो समाज के गरीब हैं, वंचित हैं, असहाय हैं, दलित हैं, महिला हैं, उन सब का किसी भी तरीके से शोषण ना हो पाए, बल्कि इन वर्गों का न केवल सशक्तिकरण हो बल्कि इनका समुचित व उचित समुत्थान व विकास होना चाहिए। इसी को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की गई है, जिसमें 2030 तक 17 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 17 लक्ष्य रखे गए हैं, जिससे विश्व के राष्ट्र राज्यों को कब तक 2030 तक प्राप्त करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए कितने गोल तय किए गए हैं? तो ये 17 गोल तय किए गए हैं। तो नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड ये कोर फिलॉसफी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, और किसके लिए? तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए इंडिया की जब बात आती है तो इंडिया इस दिशा में पूरी तरीके से समर्पित है। अब यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया वो कहा गया कि भारत के जो युवा हैं, क्योंकि भारत की 65% आबादी नवयुवकों की है, तो यही भारत के जो नवयुवक हैं 65% वो क्या होंगे? टार्च बेरर होंगे। किसके होंगे? जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन के, और जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकेगा। यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस की एक संस्था है, जिसके द्वारा प्रत्येक 4 सालों में हमने जो आपको बताया कि ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का आयोजन किया जाता है। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनएगोरेटेड मेकिंग जियो स्पेशियल डेटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रीली इजीली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अभी तक क्या था? जो जियो स्पेशियल डेटा होता था वहाँ तक सबकी पहुँच नहीं होती थी, केवल कुछ अथराइज्ड संस्थाएं या व्यक्ति डेटा तक जा पहुँच सकते थे, उनकी एक्सेसिबिलिटी थी। लेकिन अब जो जियो स्पेशियल डेटा है, सरकार ने भारत के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या किया है? 3 ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किए गए। कितने? 3 ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। उन्हीं में से एक है सर्वे ऑफ इंडिया GEO स्पेशियल डेटा डिसेमिनेशन पोर्टल, यानी एक आपका ये इतना नाम है, एक ये सर्वे ऑफ इंडिया GEO स्पेशियल डेटा डिसेमिनेशन पोर्टल, एक तो ये लॉन्च किया गया। दूसरा दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया का ही सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो सारथी एप्लीकेशन क्या है? ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन है। WEB ध्यान दीजिएगा दोस्तों, WEB GIS एप्लीकेशन है। GIS की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन है। और तीसरा है
मानचित्रण, तो मानचित्रण एंटरप्राइज जियो पोर्टल ऑफ नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसी को नाटमो के नाम से जाना जाता। नेशनल, ए से एटलस, टी से थीमेटिक, एम से मैपिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इन तीन को लॉन्च किया गया है ताकि जो जियो स्पेशियल डेटा है उसको क्या किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके सरकार के द्वारा मुक्त रूप से, आसानी से, ताकि इसे सरकार के द्वारा जो जियो स्पेशियल डेटा है उसका कलेक्शन किया जा सके, ताकि वह डेटा जियो स्पेशियल मुक्त रूप से और आसानी से भारत के सभी नागरिकों व संस्थाओं तक क्या हो, यानी अवेलेबल उपलब्ध हो। ये पहली बार होने जा रहा कि इस प्रकार का डेटा क्या किया जाएगा, भारत के सभी नागरिकों व संस्थाओं के लिए मुक्त रूप से फ्रीली अवेलेबल कराया जाएगा। अब यहाँ कुछ बात हम सारथी की कर लेते हैं। तो सारथी क्या है, तो सारथी डब्लू यानी वेब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक प्रकार का GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसे जिसमें GIS टूल्स बताए गए कि GIS टूल के साथ इसमें वेब एप्लीकेशन विकास में नया एडवांसमेंट में इसे प्रयोग किया जाएगा। तो कौन GIS टूल्स हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के टूल्स कौन हैं, तो ये इसमें स्पेशियल डेटा विजुलाइजेशन, हर चीज़ को हम विजुलाइज करके देख सकेंगे। दूसरा मनीपुलेशन, उसमें हेरा फेरी कर सकेंगे। तीसरा एनालिसिस, विश्लेषण कर सकेंगे। तो विजुलाइजेशन, स्पेशियल डेटा विजुलाइजेशन होगा, मनीपुलेशन होगा, एनालिसिस होगा। ये कीवर्ड आप लिख लीजिए, जब भी आपका कोई मेंस का क्वेश्चन आता है तो एक कीवर्ड आने चाहिए। विजुलाइजेशन, हम स्पेशियल डेटा विजुलाइजेशन कर सकेंगे। अब इसकी हिंदी विजुलाइजेशन की कुछ अलग मत लिखने लगना, यही आपकी स्पेलिंग सही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम में आप इसको बाकायदा स्पेलिंग गलत मिस्टेक मत करिएगा। अगर स्पेलिंग आपको डाउट होती है तो देवनागरी लिपि में ऐसे लिख दीजिए स्पेशियल डेटा विजुलाइजेशन, वो भी चलेगा। स्पेलिंग अगर आपको आती है तो इसको ज्यों का त्यों इंग्लिश में धर के छाप दीजिए। तो स्पेशियल डेटा विजुलाइजेशन, मनीपुलेशन व एनालिसिस के लिए GIS टूल्स के रूप में काम करेगा कौन, सारथी। तो क्वेश्चन पूछेगा सारथी क्या है, तो एक प्रकार का वेब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एप्लीकेशन है, जिसका प्रयोग न्यू एडवांसमेंट में किया जाएगा। और कहाँ न्यू एडवांसमेंट, तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किसके साथ, तो GIS टूल्स के साथ मिलकर इसका न्यू एडवांसमेंट में उपयोग किया जाएगा। अब बात आती है कि GIS टूल्स क्या है, तो हमने कहा कि स्पेशियल डेटा विजुलाइजेशन, मनीपुलेशन व एनालिसिस, ये सब क्या कहलाते हैं, GIS टूल्स कहलाते हैं। एंड will be easily accessible to user with less utilization of resources at the client end, यानी एक जो क्लाइंट ग्राहक होंगे उन तक आसानी से इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके माध्यम से इट रिड्यूसेस द नीड टू क्रिएट कस्टम एप्लीकेशन, यानी कस्टम एप्लीकेशन के जो बनाना होता था उसकी आवश्यकता को भी ये क्या करेगा, समाप्त करता है। एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट GIS विद अदर बिजनेस सिस्टम, और अन्य जो बिजनेस सिस्टम हैं उनके GIS के साथ इंटीग्रेट, समन्वित, एकीकृत करने का भी काम ये करता है। इट इनेबल्स क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन कोलाब्रेशन, यह क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन कोलाब्रेशन को भी सक्षम बनाता है, क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन कोलाब्रेशन को भी सक्षम बनाता है, और इससे न्यू स्पेशियल पॉलिसी की दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है। और अच्छी बात क्या है, इट कैन बी एक्सेस्ड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, इसे देसी भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये सारथी एप्लीकेशन की जो विशेषता थी वो हमने आपके सामने बता दिया। अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ है जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, जिसे शॉर्टकट में JNARDDC के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर नागपुर में स्थित है। इसके द्वारा ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा एक कहा जाए कि एक अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम रखा गया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0,
तो ये पूछेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आज़ादी का अमृत महोत्सव ये किसके द्वारा शुरू किया गया। तो आपको लगेगा फिट इंडिया आया है तो लगा देते हैं कौन सा, खेल मंत्रालय। और जैसे ही खेल मंत्रालय आप लगाएंगे वैसे सारा खेला हो जाएगा, आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और यानी खान मंत्रालय के द्वारा। और खान मंत्रालय के अंतर्गत ही नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में एक डिजाइन सेंटर है, उसी का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू रिसर्च डेवलपमेंट, जवाहरलाल नेहरू रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर नागपुर में स्थित है। उसी के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जो एंथुजियाज्म है वह स्वतः स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉइज के द्वारा, उसको सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो ये जो खान मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनका स्वतः और एंथुजियाज्म के साथ, एंथुजियाज्म का मतलब पूरे जोश के साथ उनका पार्टिसिपेशन हो, उसी को सुनिश्चित करने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह फ्लैग्स इन क्लाइम ए थॉन ऑर्गेनाइज्ड ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब हमने यहाँ इसलिए इसको इसमें शामिल कर लिया क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट दिया है, ये पूछ सकता है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में स्थित है। ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा 7500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा को लहराया गया है। और यहाँ पर एक माउंटेन का नाम दिया गया रेनाक। रेनाक ये सिक्किम में है, सिक्किम हिमालय का पार्ट है रेनाक। तो रेनाक माउंटेन अगर पूछ लिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो रेनाक माउंटेन पर्वत पर राष्ट्रीय झंडा, तिरंगे को, जो कि 7500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर इसे फहराया गया है। और इसमें किसकी टीम शामिल हुई है, तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है दार्जिलिंग में स्थित है, उसकी टीम के द्वारा ये कारनामा किया गया है। और इसे क्या किया गया, इंडियन नेशनल फ्लैग जो है यह एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हुआ, इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, दो जगह ये क्या किया गया, दर्ज किया गया, रिकॉर्ड दर्ज किया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज किया गया है। तो यहाँ रेनाक पर्वत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेनाक पर्वत हो सकता कहाँ है, तो ये रेनाक माउंटेन सिक्किम में है। और सिक्किम किसका पार्ट है, तो ये आपका कौन, तो ये सिक्किम हिमालय का पार्ट है। और यहाँ पर एक हमने कहा एक इंस्टीट्यूट इम्पॉर्टेंट है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। अगला कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक स्कीम की गाइडलाइंस आई हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। स्कीम का नाम है रोड टेप। आपको होगी ये कौन सी स्कीम है, रोड टेप किस लिए है, तो रोड टेप की हम बात करते हैं कि रोड टेप की आखिरकार फुल फॉर्म क्या होती है। रोड टेप की फुल फॉर्म अगर आपको देखना है तो दोस्तों यहाँ देखिए, आर से हो गया रीमिशन, ओ से हो गया ऑफ, डी से हो गया ड्यूटीज, उसके बाद एंड, टी से हो गया टैक्सेज ऑन, और ई से हो गया एक्सपोर्टेड, और पी से हो गया प्रोडक्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट निर्यातित होते हैं, निर्यात किए जाते हैं, उस पे जो ड्यूटी व टैक्स लगता था उसमें रिमिशन उसको हटा लिया गया है। उसे हटाने के लिए इस स्कीम को, इसके लिए जो रोड टेप स्कीम है उसकी गाइडलाइंस हुआ, रेट्स उसके जारी किए गए हैं।
जारी किए गए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसमें अब रोड टेप की आपकी फुल फॉर्म पता हो गया होगा कि इसकी फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेज ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होगा, ये स्कीम से निर्यात हुआ कम्पटिटिवनेस प्रतिस्पर्धा को भी क्या होगा, बूस्ट किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत कौन सेक्टर शामिल हैं, जैसे आपका मेरीन हो गया, मेरीन का मतलब हुआ समुद्री संसाधन हो गए, एग्रीकल्चर कृषि हो गया, लेदर चमड़ा उद्योग, जेम्स यानी वो जेम्स जो पत्थर इत्यादि बहुमूल्य रत्न होते हैं वो, ज्वेलरी आभूषण, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, इन सबको इससे फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इसके निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। क्योंकि अभी तक जो निर्यातित उत्पादों पर, निर्यात का मतलब भारत से दूसरे देशों विदेशों में भेजना, यह कहलाता है निर्यात। तो जो भी भारतीय सामान निर्यात किया जाता था उस पर ड्यूटी व टैक्स लगते थे, उसको हटाने से इत्यादि जो ऊपर बताए हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। आगे आते हैं, सेंटर टू इम्पार्ट ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस टू 10 लाख स्टूडेंट ऑन IPR मैटर्स इन दिस आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब इसमें कुछ काम किए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। काम की इसमें क्या बातें हैं कि अगर एक डेटा या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया, उस डेटा का इस्तेमाल हम मेंस में भी कर सकते हैं। जब भी भारत में क्वेश्चन आ जाए कि भारत की इनोवेशन या पेटेंट के क्षेत्र में या नए वैज्ञानिक आविष्कार के क्षेत्र में क्या पोटेंशियलिटी, क्या संभाविता है, इस पर चर्चा कीजिए, तो इस डेटा को वहाँ ले जा सकते कि भारत के वैज्ञानिक या जो यंग इनोवेटर्स हैं वो ऐसे नहीं बैठे हुए, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन लगातार नित्य निरंतर कर रहे हैं। अब इसमें जो डेटा दिया गया, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया गया पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों का मतलब हुआ दोस्तों 2016 से लेके 2020। अगर इस डेटा की बात करें तो यहाँ ये देखिए 14.2 लाख ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सोचिए 14.2 लाख ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भारत के द्वारा किए गए, जबकि पिछले 75 सालों में इसमें बताया गया कि 1990 से लेकर 2015 में, 1990 से लेकर 2015 में 11 लाख, मात्र 11 लाख ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हुए। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कितने हुए? मात्र 11 लाख पिछले 75 वर्षों में हुए हैं। आप जब भी इस टाइप का लिखिए तो कुछ लोगों का हो सकता है कि ये राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेरित है, तो आप अपना मत लिखिए, वहाँ बता दीजिए कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। अपनी तरफ से आप कुछ मत कहिए कि हम कह रहे हैं, वहाँ सीधे मेंशन करिए कि पिछले 75 सालों में 1990 से 2015 के बीच 11 लाख ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हुए हैं। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हुए वो संख्या है तो है, उसमें आप किसी भी विशेष पार्टी से या संबंध रखते उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम लोगों का जो स्टूडेंट या अभ्यर्थी हैं उनका यही है कि आप पार्टी विशेष के प्रति अनुराग या विशेष भाव मत रखिए, जो वास्तविकता है न्यूट्रलिटी के साथ हर चीज़ को देखने की कोशिश करिए। तो इसमें पिछले 4 सालों में कितना? 14.2 लाख, और पिछले 75 सालों में 11 लाख। इस डेटा का इस्तेमाल करिए कि भारत के अब जो इनोवेटर्स हैं, यंग इनोवेटर्स हैं या एंटरप्रेन्योरशिप हैं, वो लगातार प्रयास जारी किए हुए हैं। दूसरे डेटा की बात करें, इंडिया की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें भी सुधार किया गया, और कितनी 33 रैंक का सुधार हुआ है दोस्तों। ये 2020 की यहाँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग रही है 48 रही, जबकि 2015-16 में रैंक इंडिया की कितनी थी? 81। सोचिए 81 से इंडिया सीधे 48 पे जंप मारा है। 2015-16 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग
कितनी थी, इसका कंपेयर करके आप मेंस में लिखिए, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो आपका निबंध आ जाए वहाँ लिखिए। अगर आप साइंस वाला टॉपिक उठा लिए तो वहाँ इन सब का तो इस्तेमाल आपको करना ही करना है। तो इंडिया की जो रैंकिंग सुधारमेंट हुआ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2015-16 में 81 रैंक थी, अब हम टॉप 50 के नीचे आ गए हैं। 48 रैंक इसकी 2020 में इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हो गई है। तो जो इंडिया जो आईपी है इंडियन पेटेंट है, इसमें पावर व पोटेंशियलिटी तो है कि यह बिलियंस अरबों की जो आजीविका है और जीवन यापन है उसको बदल सकता है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात माननीय जो मिनिस्ट्री के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के माध्यम से इंडिया इनोवेशन पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड बन सकता है। तो इन कीवर्ड को आप मेंस में लेके जाइए। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा होती क्या है, तो आपकी जो दिमाग की कोई विचार आया, कोई थॉट्स आया, कोई आइडियाज आया, कोई आपका कुछ आप बना दिए, आपकी दिमाग की उपज होती है। लेमैन की भाषा में आप ये समझिए, कोई गाना लिख डाले या कोई अन्य किताब लिख डाले या कोई आविष्कार कर डाले, तो ये सब आपके किसके पार्ट होते हैं, जो आपकी दिमाग की उपज होती है, उसी को बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। और अगर इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा पे अच्छे से काम कर ले, आईपी के क्षेत्र में काम कर ले, तो जो पीयूष गोयल जी हैं वो कह रहे हैं कि इनोवेशन पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बन सकता है। इंडिया में पोटेंशियलिटी व प्रोबेबिलिटी दोनों है क्या बनने की, इनोवेशन पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड, इनोवेशन पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। तो आप इस लाइन को सीधे वहाँ लिख सकते हैं। तो इसके लिए मेक इन इंडिया अभियान चल ही रहा है। मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, डिजाइन हब ऑफ द वर्ल्ड, डिजाइन हब ऑफ द वर्ल्ड। एक कीवर्ड लाइए, पीछे पहला क्या बताया गया, इनोवेशन पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। अब अगले पीयूष गोयल जी क्या बोल रहे हैं कि डिजाइन हब ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बन सकता है मेक इन इंडिया के माध्यम से। मेक इन इंडिया में अगर इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसको कोरिलेट कर दिया जाए, अगर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भारत अपना कब्जा जमा लेता है तो इंडिया क्या बन सकता है, डिजाइन हब ऑफ द वर्ल्ड। यानी विश्व के सभी राष्ट्र राज्य के जो इनोवेटर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सभी कहाँ आएंगे, इंडिया में आएंगे और यहीं पर डिजाइन करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, भारत में रोजगार का सृजन होगा, वैज्ञानिक साइंटिफिक एडवांसमेंट होगा, प्रोग्रेस होगी। जब ये होगी तो भारत क्या करेगा, अपने जो पेटेंट हैं उसका भी बहुत ज़्यादा वो पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करा सकेगा और विश्व के समक्ष साइंटिफिक क्षेत्र में अपना एडवांसमेंट कर सकेगा। अगला इसमें देखिएगा, मिनिस्ट्री टू बी लॉन्च्ड ऑन 19 अगस्त 2021 एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। तो इसमें हम देखते हैं, अगली न्यूज़ पे आते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है। एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा शुरू की गई है, कोयला मंत्रालय के द्वारा, जिसका नाम क्या है, गो ग्रीनिंग। तो पूछ सकता कि गो ग्रीनिंग क्या है। अगर गो ग्रीनिंग की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि गो ग्रीनिंग के अंतर्गत एक कितना टारगेट रखा गया, तो ये 2385 हेक्टेयर्स 2385 हेक्टेयर जो एरिया है उसको प्लांटेशन के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी जो कोयला मंत्रालय, कोयला खनन होता है तो बहुत सारा क्या होता है, यानी पर्यावरण क्षति होती है। तो उसी पर्यावरण क्षति की पूर्ति के लिए, उसका रिक्लामेशन के लिए क्या, और उसका रिक्लामेशन के लिए क्या किया जाएगा, गो ग्रीनिंग के अंतर्गत अभियान जो चलाया है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। तो 2385 हेक्टेयर एरिया को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो जो गो
ग्रीनिंग ड्राइव है इज टू बी प्रोवाइडेड द राइट इम्पेटस थ्रू लॉन्च ऑफ वृक्षारोपण अभियान। इसके लिए एक वृक्षारोपण अभियान भी 2021 में 19 अगस्त 2021 से जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्ट्री हैं श्री प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। अब आगे यहाँ पर जो अभी पैरा ओलंपिक्स शुरू हो गए उसमें मोदी जी के द्वारा संबोधन किया गया और जो दिव्यांग जन हैं उनके कल्याण के लिए बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, तो उसकी बात यहाँ की गई है। इसमें कुछ जो मेंस में आप कहोगे इनका क्या यूज है, बिल्कुल है। 2019 का पेपर आप देखोगे, सुगम भारत अभियान का विश्लेषण करने के लिए आपके जो सेकंड पेपर है उसमें सीधे क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड पेपर में पीसीएस 2019 के आया था। तो ये आप डिस्कशन में शामिल हुई, अपने नोट्स बनाते चाहिए, इतना चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, आपका कोई भी आंसर लिखने में आप क्या होगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ जो पार्लियामेंट संसद है इसके द्वारा एक कानून बनाया गया, उस कानून का नाम रखा गया क्या, द राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। यानी जो दिव्यांग जन हैं उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकार के संबंध में एक कानून पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया है, राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसके अलावा अन्य भी जैसे सुगम्य भारत अभियान चल रहा है, तो ये दूसरा उदाहरण है जिसके अंतर्गत जो सरकार की बिल्डिंग्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, जो ट्रेनों में जो कोचेज डिब्बे हैं, हज़ारों कोचेज डिब्बे हैं, इसके अलावा भारत के जो घरेलू एयरपोर्ट हैं उनमें फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है, ऐसी फैसिलिटी जिससे दिव्यांग जन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज को भी बनाया जा रहा है, जिससे कि जो दिव्यांग जन हैं उनकी स्टडी व उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझा जा सके और इसके माध्यम से उनको लिटरेट किया जा सके, उनको शिक्षित किया जा सके। तो इसमें स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज ये प्रोसेस में है। इसके अलावा बहुत सारी जो आपकी ब्रेल लिप होती है उसमें एनसीईआरटी बुक्स भी अवेलेबल कराई जा रही हैं, साइन लैंग्वेज के रूप में उनका ट्रांसलेशन किया जा रहा, ताकि भारत का जो टैलेंट है दिव्यांग के रूप में उसको भारत पूरी तरीके से आत्मसात कर सके और देश के विकास में उसे लगा सके। खेलों के क्षेत्र में जो भारत का टैलेंट है उसको प्रमोट करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम को आप मत भूलिएगा, मेंस में कहीं भी आ जाए तो उसका आप भारत क्या कर रहा, तो इस पर अन्य कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसको भी आप मेंशन करिए। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसी को बोलते हैं TOP, यानी इसको क्या बोलते हैं, TOPS, टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स के नाम से जाना जाता, यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नाम से इसी को जाना जाता है। तो हमने कौन कौन आपको बता दिए, दिव्यांग जन के लिए क्या किया जा रहा। तो एक आपका अधिनियम पारित किया गया और उसको उनके अधिकारों को और अधिक मजबूत करने के लिए उसका हमने क्या कहा, पार्लियामेंट के द्वारा तो राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। इसके अलावा सुगम भारत अभियान शुरू किया गया। इसके अलावा जो ब्रेल लिपि होती है या साइन लैंग्वेज होती है उसमें डिक्शनरी भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही। इसके अलावा जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको साइन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जा रहा है। सबसे बढ़कर खेलों के क्षेत्र में भी दिव्यांग जन पीछे न रह जाएं, उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए, उनके टैलेंट को भारत क्या कर सके, अपनी जो भारत का विकास है उसमें लगा सके। इसके लिए टॉप्स नामक स्कीम को भी शुरू किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ओलंपिक में मेडल ज़्यादा से ज़्यादा भारत के प्लेयर लेके आएँ, इसको सुनिश्चित करने के लिए यानी टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को शुरू किया गया है। तो आज के इम्पॉर्टेंट पीआईबी न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत खबरें थी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।